हाय, मेरे चैनल अमन पठन विद कथन में आपका स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं बहुत ही पास आ चुके हैं और हम आज इंग्लिश के मॉडल पेपर जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल पेपर है उसी का अकॉर्डिंग जो है वो आपका पेपर आएगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या समय होता है, कैसे लिखना होता है, क्या चीज़ें, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले कि देर हो जाए। देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का ये पेपर मैंने ले रखा है। समय आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, यहाँ भी 3 घंटे 15 मिनट, वहाँ भी 70 नंबर के होंगे, यहाँ भी 70 नंबर के होंगे। देखिए, नोट में लिखा हुआ है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तो 15 मिनट्स में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे अच्छे से। जो चीज़ें आपको आती हैं उन चीज़ों को आप पहले करें, करने की कोशिश करें, और जो चीज़ें नहीं आती उनको बाद के लिए छोड़ दें। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मैं ये देना चाहूँगा। इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ये जो पेपर है वो ABCD सेक्शन में डिवाइड है और सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। ठीक, तो सेक्शन ए में आते हैं रीडिंग। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें एक पैराग्राफ दिया होगा जो अनसीन होगा। अनसीन का मतलब जो आपने पढ़ी नहीं होगी, वो एक पैसेज आएगा और उस पैसेज को आपको क्या करना होगा कि उस पैसेज को पढ़ के और नीचे के 3-4 जो दिए होंगे वो आंसर आपको चारों के देने होंगे। देखिए, तो पढ़ते हैं, एज आवर आइज आर सो वैल्यूएबल टू अस फॉर वर्क एंड प्ले फॉर प्ले etc। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको इस पैराग्राफ का पूरा अर्थ आना कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ इसके मेन मोटो को समझिए और कुछ कुछ भी समझ जाएंगे। आई थिंक आप कर ले जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो इसमें मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, टाइम हो जाएगा। तो एज आवर आइज आर सो वैल्यूएबल टू अस फॉर वर्क एंड फॉर प्ले etc। मतलब कि जैसा कि हमारी जो आँख है बहुत ही कीमती है और हमारे काम और हमें खेलने के लिए भी इत्यादि में बहुत काम करती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड टेक केयर ऑफ देम। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें इसका क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए। इफ़ यू यूज़ आवर आइज फुलिशली इट इज़ पॉसिबल टू डैमेज देम सेवरली दैट नेवर फुली रिकवर। मतलब कि यदि हम अपने आँखों को मूर्खतापूर्ण तरीके से अगर प्रयोग करेंगे तो ये एकदम संभावना है कि हम अपनी आँखों को क्या करेंगे, डैमेज कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, डैमेज कर लेंगे और कभी भी फुल्ली रिकवर नहीं कर पाएंगे। वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड ऑलवेज बी इनफ लाइट। कुछ भी हम कर रहे हो, कुछ भी जो भी काम हम कर रहे हो, उस काम में हमेशा हमें इनफ लाइट की ज़रूरत होती है। इट शुड बी सफिशिएंटली ब्राइट एंड इवनली स्प्रेड, है ना। मतलब कि ये जो होना चाहिए सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जो ब्राइटनेस होना चाहिए और अभी तक की जो फैलाव होना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हम या तो हम लिख रहे हों या हम बैठे हुए हों, किसी भी पोजीशन में हो, दैट द हैंड विच होल्ड द पेन डज नॉट कास्ट अ शैडो ऑन द पेपर। मतलब कि कोई भी काम कर रहे हो, अगर हम पेन रख रहे हैं तो पेन का शैडो बनना चाहिए, नॉट कास्ट अ शैडो ऑन द पेपर। ठीक है, मतलब कि शैडो उसका न बने, थोड़ा कम उस टाइम डिम लाइट होगा तभी ऐसा चीज़ होता है। ज़्यादा लाइट होती है तो उतना, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है तो ये शैडो की वजह से दिखेगा नहीं ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि सफिशिएंट होना चाहिए, ज़्यादा ब्राइटनेस होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को देख सकते हो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वेयर द लेटर्स आर बीइंग फॉर्म along with very bright light should also be avoided since it is tiring for the eyes, particularly when reflected from a sheet of white paper। देखिए, आपने क्या बोलते हैं, विज्ञान में पढ़ा हुआ है, मानव नेत्र में, कि अगर आपको ज़्यादा अगर रोशनी आएगी तो क्या होगा, आपकी आंखों को डैमेज पहुंचाएगा वो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि along with very bright light, मतलब कि अगर ज़्यादा भी लाइट होगी तो वो भी क्या कर सकता है, अवॉइड करना चाहिए उसको, क्योंकि ये हमारे आंखों को क्या करेगा, नुकसान पहुँचा सकता है। particularly when reflected from a sheet of white paper, विशेषकर जब कोई सीट वाइट पेपर का सीट हो, मतलब कागज़ हो, और उससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है हमारी आंखों में ज़्यादा, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। व्हेन रीडिंग और राइटिंग इट इज़ बेटर टू सिट स्ट्रेट एंड टू कीप द पेज अबाउट 12 इंचेस फ्रॉम आवर आइज। मतलब कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ये एकदम ज़रूरी हो जानी चाहिए कि हम उसको 12 इंच दूर से अपनी आँखों से उस पेज को रखें और उसको सीधा पढ़ें। वी शुड अवॉइड टू लुक डायरेक्टली एट वेरी ब्राइट लाइट सच एज द सन अनलेस यू हैव थिक डार्क ग्लासेस टू लुक थ्रू इट इज़ बिकॉज ब्राइट लाइट कैन क्विकली डैमेज द रेटिना बियॉन्ड रिपेयर।
मतलब कि देखिए हमें अवॉइड करना चाहिए डायरेक्टली किसी भी, अगर चमकदार अगर कोई प्रकाश है तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि सन हो गया, सन में अगर हम बिना चश्मों के देखेंगे जो डार्क होते हैं उसके अगर चश्मों के देखेंगे तो हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो ब्राइट लाइट होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं हमारे रेटिना को, और ये रिपेयर भी नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारी पूरी इसका मतलब है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम हमको एक्यूरेट ही जानना है। ठीक है, लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, आई थिंक आप अच्छा कर पाओगे। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर आइज? हमें देखिए इस क्वेश्चन का पहले तो अर्थ निकालिए, और अर्थ निकालेंगे तो खुद ब खुद आप उसमें क्वेश्चन आंसर निकाल लोगे। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर आइज? हमें अपने आंखों का ख्याल क्यों रखना चाहिए? अरे भैया क्यों रखना चाहिए? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है? एज आवर आइज आर सो वैल्यूएबल टू अस फॉर वर्क एंड फॉर प्ले etc, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टेक केयर ऑफ देम। देखिए यहाँ से एज आवर आइज से लेके और अगर हम केयर ऑफ देम तक लिख देते हैं तो ये हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। और अगर आप खुद का थोड़ा सा करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, तो लिखेंगे वी टेक केयर ऑफ आवर आइज बिकॉज आइज आर सो वैल्यूएबल टू अस फॉर वर्क एंड फॉर प्ले etc, दैट्स इट। आगे, व्हाट में हैपन इफ़ यू यूज़ आइज फुलिशली? मतलब कि क्या होगा अगर हम अपनी आंखों को फुलिशली, मूर्खतापूर्ण तरीके से क्या करें, उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू यूज़ आवर आइज फुलिशली इट इज़ पॉसिबल टू डैमेज देम सो सेवरली दैट दे नेवर फुली रिकवर। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इफ़ यू यूज आवर आइज फुलिशली देन इट इज़ पॉसिबल टू डैमेज देम एंड सेवरली दैट दे नेवर फुली रिकवर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स प्रेसियस। देखिए प्रेसियस का मतलब क्या होता है? कीमती होता है। अब इस प्रेसियस इस पैराग्राफ में आपको एक ढूंढना है प्रेसियस से ही रिलेटेड सिनोनिम्स कह सकते हैं एक तरीके से। तो प्रेसियस का मतलब कीमती होता है, और ये देखिए इसमें एक वैल्यूएबल आया हुआ है। वैल्यूएबल का मतलब भी कीमती और प्रेसियस का मतलब भी कीमती। तो इसका मतलब ये हुआ फाइंड आउट द पैसेज, मतलब फ्रॉम द पैसेज, मतलब इस पैसेज में से प्रेसियस के जैसा ही एक मीनिंग आपको ढूंढना है, और वो है हमारा वैल्यूएबल। कौन है? वैल्यूएबल। तो इसका आंसर हम लिख देंगे वैल्यूएबल। नेक्स्ट आते हैं, पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट टू डीम। अब एक बताइए डीम का मतलब क्या होता है? सबने यूज़ किया होगा, घर पे यूज़ करते हैं कि बहुत डिम लाइट है भैया, बहुत डिम लाइट है। डिम का मतलब क्या होता है? धीमा। और ब्राइट का मतलब क्या होता है? ब्राइट का मतलब होता है हमारा तेज। तो जब इसका डिम का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट का मतलब बिलोम होता है, डिम का मतलब ब्राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में हम पहुंचते हैं। कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये जो दूसरा है इसमें और करके आता है। तो पहली बात ये कह क्या रहा है पहले ये समझ लेते हैं। एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। क्या किस लिए लिखना है भैया? अपने स्कूल में ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि भैया मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, उसके लिए मुझे लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं टीसी चाहिए मुझे भैया, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, फिर इसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर रिस्पेक्टफुली सर आई बेग टू से दैट आई वांट टू, या फिर ये कह सकते हैं कि माय फादर इज़ शिफ्ट आगरा फ्रॉम, जो भी आपके ज़िला हो वहाँ से अपना रीज़न बताएंगे और वो चीज़ आप लिख देंगे। अगला है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड बूस्टिंग हर कॉन्फिडेंस टू द नेशनल लेवल बैडमिंटन कंपटीशन सी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप अपने दोस्त को क्या करिए, बूस्ट करिए, अपने दोस्त को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाइए कि भैया देखिए आप जा रहे हो, बहुत अच्छा करोगे, बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड, ऐसा कुछ करके आप उसको बूस्ट करेंगे। उस पर आपको क्या करना है? आपको लेटर लिखना है। देखिए एक एप्लीकेशन एक लेटर है। लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे एड्रेस सब डालेंगे, और एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे आप एड्रेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने से सीनियर को या किसी अधिकारी को आप लिख रहे होते हैं, तो ये एप्लीकेशन हो गया अवकाश के लिए। और लेटर का मतलब आपका कोई रिलेटिव्स हो गया, दोस्त हो गया, बहन हो गई, माँ हो गई, पिताजी हो गए, ऐसे लोगों को लिखने के लिए लेटर लिखते हैं। चलिए आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ होती है कि आप कभी भी अपना नेम और रोल नंबर कभी नहीं लिखेंगे, ये भूल के भी मत करिएगा आप। चलिए अब आते हैं राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये सारे जो हैं अगर आप थोड़ा भी कर लेते हो ना,
तो आपके पास होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, चलिए मैं आगे बताता हूँ। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से किसी एक पे आपको लिखना है। या तो माई विलेज पे लिखिए, या तो एक क्रिकेट मैच पे लिखिए, या तो अ जर्नी बाई ट्रेन पे लिखिए। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अ जर्नी बाई ट्रेन पे लिख लीजिए या किसी पे भी लिख लीजिए। जर्नी बाई ट्रेन, अगर आपने कभी ट्रेन पे यात्रा की है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऐसे लिख देंगे। इसको कम से कम नहीं भी तो 100 to 150 वर्ड्स में लिखिए। और क्रिकेट मैच, अगर आपने कभी क्रिकेट मैच खेला है तो आप क्रिकेट मैच के बारे में लिखिए। जैसे लड़की लोग तो नहीं ले सकते हैं क्रिकेट मैच, ना वो लोग खेलते नहीं है, तो आई थिंक उनके लिए सबसे बेटर रहेगा माई विलेज। अपने विलेज के बारे में कुछ बताइए कि विलेज आपका कैसा है, कहाँ है, और मेरे विलेज में कितने घर हैं, कितने परिवार हैं, कैसे लोग रहते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप लिख देते हो तो आई थिंक आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, इसमें नंबर आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। अब आते हैं ग्रामर वाले पोर्शन में। देखिए 10 नंबर का ग्रामर आएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है। डू एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए तो ब्रैकेट में जो चीज़ दिया हुआ है उसी का अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हैज़ माई बुक टेकन हु, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। अब इसको रीऑर्डर करना है, ठीक है। तो कहेंगे हु हैज़ टेकन माई बुक, Who has taken my book। इसको बस रीअरेंज करना था। इसको क्या करना है आपको, निगेटिव में कन्वर्ट करना है। यू कैन फाइंड इट समवेयर, यू कैन नॉट फाइंड इट समवेयर। तुम इसे कहीं भी पा सकते हो, और अगर निगेटिव करूंगा यू कैन नॉट फाइंड इट समवेयर। विच बुक इज गुड, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। विच बुक इज गुड, कौन सी किताब अच्छी है। दिस बुक इज गुड, यह बुक अच्छी है। असर्टिव हो गया, पॉजिटिव बनाना था, पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। चलिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, पैसिव में बदलना है। इसको आप पैसिव में बदल लेंगे, ठीक है। जैसे पैसिव में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर की तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट का मतलब क्या होता है, उसको सही तरीके से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। आई सेड टू श्याम, तो यहाँ पे श्याम के आगे आप क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर डबल इन्वर्ट कॉमा, और यू जो है इसमें वाई को बड़ा कर देंगे। यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे और उसके ऊपर से डबल इन्वर्ट कॉमा लगा देंगे। अब आते हैं 5वें पे। ताजमहल भी इसके सुंदरतम इमारतों में से एक है। ताजमहल इज इमारतों में से एक है। वन ऑफ द, सुंदरतम का मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब कि ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, इमारत का मतलब बिल्डिंग, इन द वर्ल्ड, इसका मतलब वर्ल्ड। इसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो इट वाज, बनवाने का क्या होता है, बिल्ट। इट वाज बिल्ट द्वारा बाई शाहजहां, बाई मुगल, और बादशाह को क्या बोलते हैं, एम्परर बोलते हैं, एम्परर शाहजहां। इसे मुमताज महल की यादगार में बनवाया गया था। यह जिला आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित। इसे मुमताज महल की यादगार में बनाया गया था, मतलब कि इट वाज बिल्ट इन, यादगार मतलब मेमोरी ऑफ मुमताज महल। यह जिला आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट आगरा। ओके, खत्म। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बेकर और ब्रेड, ये आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। ये बेकर और ब्रेड जो है आपके कुर्ग और गोवा वाले में है। जो बेकर, जो कहानी होती है बेकर्स की, जो पाव बेचते हैं उनकी कहानी है, उसको पढ़ के और आपको क्या करना है, इन दोनों आंसरों का क्या करना है, जवाब देना है आई थिंक। अब आप आगे बढ़ते हैं 7वां। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ए और बी दिया हुआ है, इसमें आप किसी भी एक का क्या करेंगे, आपको आंसर देना है। या तो ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ द बस कंडक्टर। देखिए कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या होता है, चरित्र चित्रण। जैसे आप किसी के भी कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हो, किसी के भी कैरेक्टर की बातें करते हो कि वो ऐसा है, गंदा है, बढ़िया है, जो भी चीज़ उसमें अच्छाई और खराबी होती है उसको कैरेक्टर स्केच कहते हैं, चरित्र चित्रण उसको कर देना कहते हैं। तो बस कंडक्टर जो है उसका आप कैरेक्टर स्केच करेंगे। या फिर आप राइट द लीजेंड्स एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी। तो मतलब कि चाय की खोज के लिए कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने सहयोग प्रदान किया था चाय की खोज में। चाइना ने किया था सबसे पहले, हमारे बुद्ध जी जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, अपनी आंखों की पुतली काट दी थी, उनको नींद लग रही थी तो वो गिर गई थी, ऐसा कुछ कहानी है, उसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें से आपको 2 में लिखना है। तो व्हाट आर द पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग के थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब कि लोगों की वहाँ पे क्या थ्योरी थी
पॉपुलर थ्योरी क्या थी वहाँ पे, बहुत फेमस थ्योरी क्या थी, उसके बारे में आपको लिखना है। Anne says that she does not plan to let anyone else read her diary. What is ironical about this? एने किसी को भी अपना जो डायरी है वो पढ़ने नहीं देना चाहती थी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, बताइए। What does Mandela refer to as extraordinary human disaster? तो मंडेला जी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, मतलब कि असाधारण मानव, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, विपदा, आपदा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो मंडेला किस चीज़ को रिफ़र करते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको लिखना है। इन तीनों में से किसी भी एक के बारे में आपको दो के बारे में आपको लिखना है और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए देखिए, अब आते हैं आपके 9वें, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 नंबर मिलेंगे, बहुत ही आसान है। चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान करना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, सलमान खान चैरिटी कर रहे हैं, या जो भी बीइंग ह्यूमन उसका चैरिटी है सलमान खान का, तो वो चैरिटी होता है, वो दान होता है। तो उस दान को हम कहाँ ना, डोनेशन, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी जाते हो तो डोनेशन देते हैं लोग, या बड़े बड़े कॉलेजों में भी डोनेशन दिया जाता है। कोई अगर फंक्शन होता है तो वहाँ पे डोनेशन लोग देते हैं, या किसी भी गरीब अनाथ के बारे में अगर कोई भी करना चाहता है तो डोनेशन के रूप में लेता है। तो चैरिटी और डोनेशन ये साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या होता है, पुख्ता। एविडेंट का मतलब क्या होता है, पुख्ता, एकदम करेक्ट। तो इसको हम मिला देंगे ऑब्वियस में, ठीक है। एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, या कह सकते हैं मित्रता। तो ये किस में मिल जाएगा, हमारे फ्रेंडली में मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, एज मच एज इजी है। इंग्लिश से बिल्कुल ना डरें, बस बैठें, पढ़ें और ग्रामर को सही से लिखें। मेरी यही राय है आप लोगों से, और आपसे यही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश को ज़्यादा टफ ना बनाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th, read the following lines of poetry and answer the। तो देखिए, the fog comes on little cat feet, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं को पढ़ के पैराग्राफों को और इन दोनों के क्या करने हैं, हमें आंसर देने हैं। इसके 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। व्हाट डज द फॉग डू इन द एंड, ठीक है, इसके बारे में इसका आंसर लिख देना है। हाउ डज द फॉग लुक ओवर द हार्बर एंड द सिटी, इसके बारे में लिख देना है। अब आते हैं 11th में, ये भी 4 नंबर का है। तो मुझे लगता है कि आप सेंट्रल आइडिया न लिख के आप राइट 4 लाइन्स का पोएम आप लिख देंगे, या तो फायर एंड आइस वाला लिख देंगे, या फिर सुकॉन्ट्री वाला लिख देंगे, ठीक है। सॉरी, सुकॉन्ट्री मतलब कि बहुत सारे आपके एक तो पहली बात 4 लाइन के इतने अच्छे हैं कि 4 शब्दों वाले एक लाइन में 4 शब्द में एक लाइन पूरे हो जाते हैं। आपको गिन के मुझे लगता है कि 16-17 शब्द अगर याद कर लोगे तो 4 लाइन की पोएम आपकी बनी जाएगी। तो 4 नंबर वो आपको मिल ही जाएंगे। अगला है 12th में। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, आई थिंक यही थोड़ी सी जो दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया हुआ नोट में, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। तो जो चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर में जो दिया होगा पोएम, उस पोएम को नहीं लिखना है, बिकॉज वो चीट हो जाएगा। तो आप उसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाई डिड भोली एग्री टू मैरी बिशंबर। अब देखिए, राइट आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा नहीं हुआ कि 25 या 60 वर्ड में देना है, इसको 25 और 60 वर्ड में देना होता है। तो ये जो है ये 25 वर्ड्स का है, जिसमें से 3 है, 3 में से 2 देने होंगे, और 13वें में 2 है, इसमें से 1 देने होंगे। ये 60 वर्ड वाला है और ये 25 वर्ड वाला है। चलिए, वाई डिड भोली एग्री टू मैरी बिशंबर। तो बिशंबर से शादी करने के लिए भोली क्यों एग्री हुई, उसके बारे में लिखना है। वाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी इन हर अर्ली मैरिड लाइफ। तो मटिल्डा जो थी वो अपने शुरुआती के मैरिड लाइफ में क्यों इतनी दुखी थी, क्यों ऐसी परेशान थी, ठीक है। हॉबीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, इलेबोरेट दिस विथ रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। हॉबीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, मतलब कि किसी भी एक की ज़िंदगी में जो हॉबीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इलेबोरेट दिस विथ रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो मतलब जो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेट करके, और आप ये बताइए कि किसी की हॉबी होनी क्या उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसको आप कुछ बना के अपने तरीके से लिख सकते हो। डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन मॉल्डिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली। तो भोली के पर्सनालिटी, व्यक्तिगत विचारों, व्यक्तिगत चरित्र को मॉल्डिंग, मतलब मॉल्डिंग का मतलब सांचे के रूप में उसको ढाल देना। क्या टीचर ने क्या उसको मोल्ड किया था, किस तरीके से मोल्ड किया था, किस तरीके से उसको सांचे में ढाला था, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। आई थिंक ये बेटर रहेगा आपको। व्हाट आर द नेसेसरी थिंग, क्या क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं जो एक साइंटिस्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होंगे।
ठीक है। तो इस पे आप कर लोगे इन दोनों में से कोई एक। अब आते हैं, ये सबसे आसान सा तरीका है, सबसे आसान है, सबसे आसान है। चलिए देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं और बात करते हैं 14वें पे। सी बारोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, ट्रू एंड फॉल्स लगाना है, ठीक है। तो सी बारोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, तो क्या उसने अपने मित्र से नेकलेस उधार लिया? बिल्कुल लिया, हाँ ट्रू है, लिया ना। मैटिल्डा ने अपने दोस्त से। चलिए आगे। रामलाल हैड 4 डाटर्स, रामलाल के क्या 4 डाटर्स थी? देखिए इसको भी आप ट्रू और फॉल्स करते हैं। हरी सिंह वाज गुड एट कुकिंग, तो हरी सिंह वाज गुड एट कुकिंग, नहीं हरी सिंह कुकिंग में गुड नहीं था, वो फॉल्स हो जाएगा। रामलाल वाज सरपंच ऑफ द विलेज, देखिए ये कहानियाँ जो है ये रामलाल से रिलेटेड है, इसमें ट्रू और फॉल्स होगा, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको 4 नंबर फ्री का मिल जाएगा, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और मॉडल पेपर का हम क्या करेंगे, आपको वीडियो पहुँचाएंगे आप तक। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ इस चैनल पे। मैंने 10th के बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस डाले हुए हैं, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गुड बाय, जय हिंद।